बांझपन क्या है? या कोई भी अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट ना कर सके एबनॉर्मल स्पर्म्स की वजह। अगर हम इनका रेशियो देखें 50-50% है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है का मसला ज़्यादा है। मर्दाना बांझपन जो है बहुत तेज़ी से, बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी रिपोर्ट करवाएं तो उनके अंदर स्पर्म्स ख़राब आते हैं, तो सबसे पहला उनका होता है कि डॉक्टर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो फिजिकली फिट हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औलाद की कमी एक ऐसा मसला है कि जो लोगों में इंतशार भी पैदा करता है, रिश्तों को ख़राब करता है। ख़ासकर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं माशरे के अंदर, उनके घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से जो है वो नफ्सियाती मरीज भी होती हैं, दूसरे दीगर प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ती हैं। और चूँकि औलाद एक अगर लड़की की सूरत में हो तो रहमत है और लड़के की सूरत में हो तो नेमत है। बहुत से लोग जो है मायूस हो जाते हैं कि शायद वो कभी साहिब औलाद नहीं हो सकते, लेकिन अगर परवरदिगार चाहे तो औलाद का होना मुमकिन है। कभी इलाज के ज़रिए जो है वो बहुत सारी परेशानी होती हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं, जो वजूहात होती हैं उनको दूर करके औलाद से हम उन लोग जो बे औलाद हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि माशरे में अमूमन ख़वातीन को ही जो है बे औलादी का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और उन्हें जो है बांझ का जो है एक खिताब दिया जाता है, जबकि मर्दों में भी बांझपन होता है और जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, बल्कि हम इससे बात करने से भी कतराते हैं। लिहाजा आज हमने PMA का एक हॉस्पिटल है, कराची सेंट्रल हॉस्पिटल हैं डॉक्टर आयशा असद, जो आज हमसे डिस्कस करेंगी मर्दाना बांझपन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा असद है और मैं बतौर गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कराची सेंट्रल हॉस्पिटल में अपनी OPD करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मर्दाना बांझपन के ऊपर। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मर्दाना बांझपन क्या है? अच्छा देखिए, मर्दाना बांझपन को अगर हम बहुत आसानी से समझा सके तो बहुत आसान मतलब है इसका कि जब कोई भी आदमी या कोई भी अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट ना कर सके एबनॉर्मल स्पर्म्स की वजह से, उसकी रिपोर्ट सही ना हो। दूसरी इकसाम इसके अंदर आती है कि वो इस काबिल ना हो कि वो ये जो फरीज़ा है वो अंजाम दे सके, कोई बनावट में मसला हो या कोई और इश्यूज होते हैं इसके अंदर, तो ये दोनों इकसाम जो है मर्दाना बांझपन के अंदर आती हैं। अच्छा, ये इस वक्त जो है वो कितना आम है? क्या ख़वातीन ज़्यादा बांझपन का शिकार है या मर्द हैं? अच्छा, ये जो करंटली, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखती हूँ, सबकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, तो अब जो अगर हम इनका रेशियो देखें 50-50% है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो है औरत का मसला ज़्यादा है। मर्दाना बांझपन जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हम एज अ डॉक्टर भी और जितने भी हमारे और कोलीग्स हैं बहुत तशवीश का इजहार इस पर रखते हैं कि क्या वजूहात है कि इतनी तेज़ी से जो है ना इसका माशरे में हमें देखना पड़ रहा है। ये जो आपने जैसे कहा कि गैर सेहतमंद स्पर्म की वजह से होता है, तो इसकी अलामत क्या है? अच्छा देखिए, अमूमन जो है इसकी कोई अलामत ऐसे जाहिर नहीं होती है। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी रिपोर्ट करवाएं तो उनके अंदर स्पर्म्स ख़राब आते हैं, तो सबसे पहला उनका होता है कि डॉक्टर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो फिजिकली फिट हूँ, मुझे तो अपनी बीवी के साथ भी कोई मसला नहीं होता है, तो फिर यूँ ऐसा क्यों है? तो इसके बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई पेशेंट को कोई अलामत जाहिर हो, लेकिन अमूमन इसकी कोई ऐसी अलामत फिजिकली जाहिर नहीं होती है जब तक पेशेंट रिपोर्ट ना करवा ले। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मर्दाना बांझपन के असबाब क्या हैं? बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं। सबसे पहला तो हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस को हमेशा फीमेल के साथ एसोसिएट किया जाता है कि औरतों में हार्मोन के मसाइल होते हैं, ऐसा नहीं है। आदमियों में भी हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए, जो जरासीम आम जुबान में जिन्हें हम कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनका डिस्टर्बेंस। फिर स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा जो मर्द स्मोकिंग करते हैं या
अल्कोहल या मुख्तलिफ ड्रग्स का यूज़, इनके अंदर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसे हैं जिनका ज़्यादा काम बैठ के करने वाला है, तो अगर वो बहुत देर तक एक जगह पे बैठ के अपना काम करते रहते हैं या उनका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें रेज इन्वॉल्व होती हैं, तो उन आदमियों के अंदर भी जो है हमें मर्दाना बांझपन या रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ खराबी देखने को मिलती है। तो क्या ये पैदाइशी तौर पर भी मर्दाना बांझपन हो सकता है? बिल्कुल, पैदाइशी तौर पे भी होता है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसके दोनों टेस्टिस अपनी जगह पर नहीं होते, और बहुत से कम वालिदैन हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हम पैदाइशी तौर पे देखें। एंड अफसोस के साथ डॉक्टर्स भी जो है, जब बच्चा पैदा होता है एक एग्जामिनेशन होती है डॉक्टर की भी, उसके अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाए। और इसकी वजह ये है कि आम तौर पे देखा जाता है कि अक्सर नहीं है अगर किसी का टेस्टिस अपनी जगह पे, तो वो 3 से 6 महीने का टाइम डॉक्टर देते हैं कि वो अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है और उसके नीचे वाली जो जगह है, स्क्रोटम जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, उसके अंदर दोनों टेस्टिस मौजूद नहीं है, तो एक अलार्मिंग साइन है। अगर इसका विद इन अ ईयर सर्जरी हो जाए तो बच्चा बांझपन से बच जाता है। और अगर इसका टाइम गुजर जाए, जैसे बच्चा 3 या 4 साल का हो गया और माँ बाप को तब ये चीज़ पता चले, क्योंकि दोनों जो नीचे वाले हिस्से उनका साइज इक्वल नहीं होता, तो तब माँ बाप को एहसास होता है कि एक जगह खाली लगती है और एक थोड़ा भरी भी लगती है, और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो पता चलता है कि टेस्टिस तो पेट में है, वो नीचे आया ही नहीं है। तो उसमें फिर सर्जरी में डिले करने की वजह से परमानेंटली ये चीज़ डैमेज हो जाती है। तो क्या उनका इलाज उस वक्त मुमकिन है? अगर जल्दी पता चल जाए तो इसकी सर्जिकली इलाज पॉसिबल है। कोई ऐसी दवाई नहीं है कि वो अपनी जगह पर आ सके। सर्जरी के थ्रू जो है पेट से नीचे टेस्टिस को स्क्रोटम में कर दिया जाता है। तो ये वाली जो चीज़ें सिर्फ सर्जरी से ही पॉसिबल है। हाँ, अगर कोई बहुत डिले हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि मेल शादी हो गई है उनकी और उन्हें तब ये बात पता चली है कि उनका ये इशू है। जब उनकी रिपोर्ट्स में मसला आया है और फिर फिजिकल एग्जामिन उनका यूरोलॉजिस्ट ने किया, तो तब पता चला कि टेस्टिस तो एक है ही नहीं, वो कब से पेट में, और पेट में भी वो अपनी शक्ल जो है खो चुका है, खत्म हो गया। वो उस सूरत में फिर जो है वो उस सूरत में देखिए हमारे पास ऑप्शंस पे बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। फिर हम एडॉप्शन का ही जो है, क्योंकि आईवीएफ भी फिर उसमें पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज स्पर्म्स नहीं है पेशेंट के पास, और जो स्पर्म्स बनाने वाली चीज़ है वो तो उसकी ख़त्म हो चुकी टेस्टिस। तो जब वो पूरा सिस्टम नहीं है तो फिर आगे एडॉप्शन का ही एक रास्ता रह जाता है। इसलिए इस वीडियो के ज़रिए जितने भी माँ बाप हैं जो फीमेल्स प्रेगनेंट हैं, अगर आपका बेबी बॉय होता है तो स्टार्ट से ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे वाली जो आम जुबान में जिन्हें गोलियां कहते हैं वो दोनों मौजूद हों। अगर उनमें से एक मिसिंग है तो फौरन आप किसी पीड सर्जरी के जो शोबे से वाबस्ता होते हैं, पीड सर्जन, उनसे कंसल्ट कीजिए। अच्छा, ये जो जैसे कोई इनफर्टिलिटी का केस आता है, कोई बांझपन का केस आता है, तो उसमें खवातीन के टेस्ट ज़्यादा पेचीदा है या टेस्ट करवाना, या मर्दों का? देखा जाए तो खवातीन के तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मर्दों का सिर्फ इनिशियली एक टेस्ट होता है। लेकिन हमारे लिए सबसे पेचीदा करवाना मर्दों का ही टेस्ट है, क्योंकि हमें बहुत काउंसलिंग की नीड पड़ती है। एक विजिट पे तो मानते ही नहीं है कि हमें टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। अपनी शादी के इतना अहम साल, मतलब 10-10 साल, 5-5 साल ज़ाया कर देते हैं सिर्फ अपनी एक ईगो को रख के कि हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी टेस्ट करवाते हैं तो मसला निकलता ही मेनली उनमें है। तो अगर जैसे टेस्टिस का मसला ना हो तो क्या उस बांझपन को, मर्दाना बांझपन को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। जैसे बीपी, शुगर का मसला है, या किसी को कोई भी बीमारी कभी हो सकती है, उसी तरीके से बांझपन को भी एक बीमारी की तरह ही समझे जाना चाहिए। इसे एक स्टिग्मा बना देना या कोई शर्मिंदा होने वाली चीज़ बना देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका कोई मसला आ रहा है तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। दवाइयाँ हैं और दवाइयों से इम्प्रूवमेंट होती है। बिल्कुल हमने 100% ठीक होते हुए मरीज देखे। माशाल्लाह। तो
मर्दाना बांझपन का पता चल जाए तो क्या उससे उनकी जिंदगी में कोई असर पड़ता है? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि मर्दाना बांझपन की बहुत सी आगे और भी इकसाम होती हैं, ये आपकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। जब हम सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं कि काउंट कितना है, जो जरासीम है वो उस सैंपल में कितने हैं, दूसरा फिर उनका जो शक्ल है वो कैसी है, ठीक है, और उनकी स्पीड कैसी है, मतलब काउंट हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गई और मोटिलिटी हो गई। ये 3 फैक्टर हैं जो देखे जाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक फैक्टर भी डिस्टर्ब है तो आपको हम कैटेगराइज करते हैं 3 हिस्सों में, थोड़ा बहुत मसला है, थोड़ा ज़्यादा मसला है या बहुत ज़्यादा मसला है। अब बहुत ज़्यादा मसले वाले जो पेशेंट आते हैं वो एजोस्पर्मिया होता है कि जिनके बिल्कुल ही स्पर्म काउंट 0 होते हैं, मोस्टली ये पेशेंट आते हैं एक्सट्रीम लेवल वाले। तो इनके लिए तो इलाज के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमें फिर देखना होता है कि स्पर्म प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर कुछ हार्मोन्स के टेस्ट भी आदमियों के करवाए जाते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की कमी तो नहीं है या कोई और हार्मोन की कमी तो नहीं है जिससे वो स्पर्म नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मसला है तो वो तो दवाइयों से एक ही टेस्ट, उसमें हमें कोई ज़्यादा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम 3 महीने तक का इलाज करते हैं और उसी में मरीज़ को खुद ब खुद ही बेहतरी महसूस होने लग जाती है। लेकिन हाँ, अगर एजोस्पर्मिक पेशेंट है तो फिर उनके लिए ज़रा फिर आगे और स्टेप्स हैं कि हार्मोन्स करवा के देखेंगे, फिर हो सकता है उन्हें बायोप्सी की तरफ भी जाना चाहें कि वो स्पर्म आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे, और फिर उनके लिए आगे ICSI का ऑप्शन होता है, IVF या ICSI, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे आप जुबान में हम लोग कहते हैं। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.